Hello students, how are you? Today we will discuss a interesting topic, है ना? Today we will discuss two interesting topic. One is chromosomal theory of inheritance and other is linkage and recombination, है ना? We also discuss about linkage and recombination, है ना? क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस तो हम देख ही रहे हैं, उसके साथ साथ हम लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन भी आज का चैप्टर में करने वाला है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता ही है आपका और ये थोड़ा सा टफ है समझने में के लिए, ये थोड़ा मुश्किल से समझ में आता है और मैं आपको बहुत ईजी वे में समझाऊंगा, तो आप कॉपी पेन लेके बैठना साथ में और उसको समझना। देखो इसके अंदर है क्या, एक तो एक क्रोमोसोमल थ्योरी। क्रोमोसोम आप लोग समझते हैं ना, आप लोगों को पता है क्रोमोसोम क्या होता है? क्रोमोसोम न्यूक्लियस है ना, सेल में न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में क्रोमोसोम। देखो मैं समझाऊंगा, इसको डिटेल में समझा रहा हूँ आपको, ये पूरा डिटेल में समझने वाले हम लोग। तो क्रोमोसोमल थ्योरी समझने से पहले कुछ हिस्ट्री देखते हैं। देखो कुछ हिस्ट्री की भी बात कर लेते हैं, हिस्ट्री में क्या क्या हुआ था। तो इन 1888 के अंदर एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था वोल्डेर, है ना। वोल्डेर ने क्रोमोसोम वर्ड जो है ना ये दिया था। तो वोल्डेर गेव द नेम क्रोमोसोम। किसको दिया था? टू डार्क कलर्ड स्ट्रक्चर यूनिट प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। एक्चुअली जो न्यूक्लियस था ना, न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस के अंदर जो डार्क कलर्ड स्ट्रक्चर यूनिट जो है, डार्क कलर्ड स्ट्रक्चर यूनिट, उसके लिए वोल्डेर ने एक शब्द दिया था क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम वर्ड किसने दिया था? वोल्डेर ने। किसके लिए दिया था? टू डार्क कलर्ड स्ट्रक्चर यूनिट प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर जो प्रेजेंट होते हैं डार्क कलर्ड स्ट्रक्चर यूनिट, उसके लिए क्रोमोसोम वर्ड दिया था वोल्डेर ने, ठीक है। और जो इन 19 है ना, 3 साइंटिस्ट हमने डिस्कस कर लिया था हमारे प्रीवियस क्लास में, ह्यूगो डी ब्रीज, कॉल कोरेंस एंड एडविन वॉन शेरमॉक, जिसने मेंडल के रूल्स की रीडिस्कवरी की थी, हमें पता है ना, उन्होंने रीडिस्कवर किया था। और इन 1902 2 साइंटिस्ट थे। देखो आपको समझो इस चीज़ को, मैं आपको समझाता हूँ। इन 1902 2 साइंटिस्ट थे, एक तो सटन और दूसरा कौन सा था? बोवेरी। सटन, इससे तो पूरा ही खराब हो जाएगा। सटन एंड बोवेरी 2 साइंटिस्ट थे, सटन एंड बोवेरी, है ना। सटन एंड बोवेरी ने क्या किया था? 1 मिनट, हाँ, इन 1902 में 2 साइंटिस्ट थे, सटन, एक का नाम था, दूसरा था बोवेरी। इन्होंने जो क्रोमोसोमल थ्योरी प्रपोज की थी, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ हेरिडिटी प्रपोज्ड बाय सटन एंड बोवेरी इन 1902, या फिर हम कह सकते हैं इन 1902 सटन एंड बोवेरी गेव ए थ्योरी विच इज कॉल्ड क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ हेरिडिटी या इनहेरिटेंस, है ना। इसके बारे में आज हम डिटेल्स में डिस्कस करने वाले हैं ना। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, कौन सी थ्योरी? क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस या क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ हेरिडिटी के अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द यूनिट ऑफ हेरिडिटी आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर ड्यूरिंग म्यूटिक डिवीजन बाय फैक्टर और जीन। फैक्टर वर्ड किसने यूज किया था? आपको पता ना, फैक्टर तो सब ये वर्ड यूज किया था मेंडल ने। फैक्टर वर्ड किसने यूज किया था? मेंडल ने यूज किया था। और हमें पता है फैक्टर के लिए ही जीन वर्ड यूज होता है। तो एक जो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ हेरिडिटी है, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है? द यूनिट ऑफ हेरिडिटी आर ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर ड्यूरिंग म्यूटिक, म्यूसिस होता है ना, म्यूटिक डिवीजन बाय फैक्टर और जीन। एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन के अंदर जो वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन जो हेरिडिटी या कहते हो जो कैरेक्टर ट्रांसफर हो रहे हैं, वो किसकी हेल्प से हो रहा है? कौन कर रहा है? वो फैक्टर या जीन की हेल्प से हो रहा है। ये है क्रोमोसोमल थ्योरी के अंदर हमें ये चीज़ बताई गई है ना। तो इन 1831, देखो अब और हिस्ट्री की बात करना। इन 1831 रॉबर्ट ब्राउन, वी नो रॉबर्ट, हु इज द रॉबर्ट ब्राउन? रॉबर्ट ब्राउन आप हम पता है ना हमें अभी। तो इन 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया था? जो ऑर्चिड एक प्लांट है, उसका नाम ऑर्चिड, है ना। इस प्लांट की जो रूट हैं, इस रूट्स के अंदर न्यूक्लियस की डिस्कवर किया था। प्लांट, ऑर्चिड प्लांट्स के रूट के अंदर न्यूक्लियस डिस्कवर किया था। किसने? रॉबर्ट ब्राउन ने, इन 1831। तो इन 1831 रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस इन द रूट ऑफ ऑर्चिड्स एंड इन 1848, देखो हिस्ट्री की बात करेंगे, क्रोमोसोमल थ्योरी आई कैसे, उससे पहले कौन कौन सी चीज़ की डिस्कवरी हुई, जिसका जो क्रोमोसोमल थ्योरी, अगर हमें न्यूक्लियस का ही डिस्कवरी नहीं हुआ होता तो क्रोमोसोमल थ्योरी आती कहाँ से? क्यों? क्योंकि देखो समझो, मैं एक और चीज़ समझाता हूँ आपको, यहाँ पर एक दूसरी चीज़ समझाता हूँ, समझना। सेल, ठीक है, सेल के अंदर क्या होगा? न्यूक्लियस। सेल के अंदर क्या होगा? न्यूक्लियस।
न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा, क्रोमोसोम, क्रोमोसोम, न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा, क्रोमोसोम। और इस क्रोमोसोम के अंदर ही तो जीन होते हैं भाई, इस क्रोमोसोम के अंदर ही तो क्या है, जीन। तो अगर न्यूक्लियस की ही डिस्कवरी नहीं हुई होती तो क्रोमोसोम कहाँ से आ जाते, अरे न्यूक्लियस का ही नहीं पता चला होता तो क्रोमोसोम का पता कैसे चल जाता, है ना। तो जब न्यूक्लियस की डिस्कवरी की, किसने की, रॉबर्ट ब्राउन ने 1831, उसके बाद फिर वर्ल्डन ने क्रोमोसोम वर्ड नाम दिया था। डार्क जो है अभी हमने बात की थी, जो न्यूक्लियस के अंदर डार्क कलर्ड जो है उनको हमने वोल्डन ने क्रोमोसोम नाम दिया था, है ना। तो इन 1848 के अंदर हॉफमिस्टर जो है उन्होंने क्या किया था, उसने ऑब्जर्व किया था न्यूक्लियर फिलामेंट्स को, लेकिन बाद में वोल्डन ने 88 में नाम दिया था, है ना, 88 में क्रोमोसोम वर्ड दिया था। 48 के अंदर ही हॉफमिस्टर ने जो है ना ऑब्जर्व कर लिया था न्यूक्लियर फिलामेंट को। 31 में रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की और 31 के बाद 48 में हॉफमिस्टर ने उसको ऑब्जर्व तो कर लिया था, लेकिन जो नेम था वो 88 में वोल्डन ने उसको क्रोमोसोम नेम दिया था। बात समझ में आ रही क्या, 88 में ये नाम दिया था। और 1873 स्ट्रेसबर्गर सजेस्ट दैट न्यूक्लियाई आर डिवाइड फ्रॉम प्री एग्जिस्ट न्यूक्लियाई। तो क्रोमोसोमल थ्योरी कैसे आ रही है, तो उसकी हिस्ट्री क्या है। इन 73 में स्ट्रेसबर्गर ने क्या बोला था, कि स्ट्रेसबर्गर ने क्या सजेस्ट किया था कि जो न्यूक्लियस आ रहा है ना वो प्री एग्जिस्ट किसी और न्यूक्लियस से ही नया न्यूक्लियस आ रहा है, जो पहले से कोई न्यूक्लियस है उससे नया न्यूक्लियस बन रहा है, न्यूक्लियस आर डिराइव्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्ट न्यूक्लियाई, है ना। किसने बोला था, स्ट्रेसबर्गर इन 1873। और इन 1875 हर्टविंग, जो हर्टविंग साइंटिस्ट था ना, उसने सी अर्चिन का जो एग था उसके अंदर 2 न्यूक्लियाई का फ्यूजन देखा था, 1 न्यूक्लियर स्पर्म से था, अदर एग से था, उसका फ्यूजन देखा था। उन्होंने क्या देखा था, हर्टविंग ऑब्जर्व इन सी अर्चिन एग दैट फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लियाई, है ना, 1 ऑफ स्पर्म एंड अदर ऑफ एग टेक प्लेस एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के टाइम पे सी अर्चिन के एग में 2 न्यूक्लियाई का फ्यूजन देखा था, जो एक स्पर्म से आ रहा था, दूसरा एग से आ रहा था। किसने देखा था, हर्टविंग ने। कब देखा था, 1875 के अंदर ऑब्जर्व किया था ये, है ना। तो ये हिस्ट्री है, इस हिस्ट्री से फिर धीरे धीरे जो क्रोमोसोम थ्योरी आ रही है ना। तो ये सारी हिस्ट्री थी। इस हिस्ट्री का कुछ इंट्रोडक्शन दिया मैंने आप लोगों को। अब आगे की, अब आपका एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन चल रही है। ये तो आपकी हिस्ट्री थी, जो मैंने कुछ एक्स्ट्रा आप लोगों के लिए लेके आया वो था। अब आपकी एनसीईआरटी की लाइन देखो। इन 1903 साइंटिस्ट, उन्होंने मेंडल के रूल्स की डिस्कवरी की थी। ह्यूगो डे ब्रिज, कॉलकोरेंस, एडविन वर्क, शेरबाग। उस समय जो है माइक्रोस्कोपिक का भी डेवलपमेंट हो गया था, माइक्रोस्कोप भी डेवलप हो रहा था, माइक्रोस्कोप डेवलप हो रहा था। तो जब माइक्रोस्कोप आ गया, माइक्रोस्कोप डेवलप हो रहा है, तो जो है ना उस माइक्रोस्कोप की हेल्प से बहुत ही इजीली सेल डिवीजन का स्टडी किया जा सकता था। तो सेल डिवीजन का स्टडी किया उस समय, है ना। और इस सेल डिवीजन का स्टडी किया और जो क्रोमोसोम दिखे वहाँ पे, जो अंदर न्यूक्लियस के अंदर जो दिख रहा है, उसके लिए क्रोमोसोम वर्ड दिया। क्यों दिया, क्योंकि एक कलर्ड बॉडीज थी। कैसे कलर्ड बॉडी थी, एक्चुअली इनको जो है ना विजुलाइज किया जा सकता था बाई स्टैंडिंग, इसको स्टैंड करके देखा जा सकता था, इसलिए इसको क्रोमोसोम जो है नेम दिया गया। दीज वर कॉल्ड क्रोमोसोम, क्योंकि ये कलर्ड बॉडी थी, एज दे वर विजुलाइज्ड बाई स्टैंडिंग। ये क्रोमोसोम को स्टैंड करके देखते हैं ना, हम करेंगे ना लैब के अंदर, क्रोमोसोम को स्टैंड करके देखते हैं। आपके क्लास 12 के अंदर प्रैक्टिकल में है ना ये सेल डिवीजन, क्लास 12 के प्रैक्टिकल में है ना, आपका सीबीएसई के सेल डिवीजन दे रखा। आपको तो सेल डिवीजन की जो डिफरेंट स्टेज जो है उसको ऑब्जर्व करोगे। अनियन की जो रूट्स उसके अंदर देखेंगे आप लोग, रूट टिप्स के अंदर आप लोग ये चीज़ देखेंगे, ठीक है। तो माइक्रोस्कोप जब बन गया था तो वो इजीली जो है सेल डिवीजन का स्टडी किया और उसके अंदर जो क्रोमोसोम उनको स्टैंड करके इजीली उनको सारी जो कैसा वो उसका मूवमेंट हो रहा है उसका स्टडी किया गया, और वो भी क्रोमोसोमल थ्योरी के प्रपोज करने में हेल्प किया था, ठीक है। तो देखो इन 1902 क्रोमोसोम मूवमेंट ड्यूरिंग म्यूसिस हैड बीन वर्कड आउट, है ना, हो गया वर्क। उसके बाद जो सटन एंड बोवेरी नोटेड दैट द बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम वाज पैरेलल टू द बिहेवियर ऑफ जीन। सटन एंड बोवेरी ने क्या ऑब्जर्व किया था, द बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम पैरेलल टू द बिहेवियर ऑफ जीन एंड यूज्ड क्रोमोसोम मूवमेंट टू एक्सप्लेन मेंडल्स लॉ। अब क्या किया उन्होंने, क्रोमोसोम का मूवमेंट का यूज किया मेंडल्स के लॉ को एक्सप्लेन करने में, क्रोमोसोम की मूवमेंट का यूज किया। और उन्हें एक टेबल दी, उस टेबल के अंदर क्रोमोसोम और जीन दोनों को कैरेक्टर लिखे, और उसके बाद जो है ना उस टेबल में ए और बी लिखा। और आप देखो आपके सामने जो टेबल है ए और बी, आप कैसे इसको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते कौन सा क्रोमोसोम का भी कैरेक्टर लिखा हुआ और कौन सा जीन का। देखो पहला कि दोनों को दोनों अकर इन पेयर, दोनों ही पेयर के अंदर होते हैं भाई, दोनों ही क्रोमोसोम भी पेयर में, जीन भी पेयर में, है ना। और क्रोमोसोम भी सेग्रीगेट होता है एट द टाइम ऑफ गैमिट फॉर्मेशन।
क्रोमोसोम भी सेग्रीगेट होगा एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन, तो जीन भी सेग्रीगेट होगा एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन, और सच दैट ओनली वन ऑफ ईच पेयर इज ट्रांसमिटेड टू एक गैमेट्स, दोनों में से ओनली एक ही पेयर में से ओनली एक ही जो है गैमेट के अंदर ट्रांसफर होगा, क्रोमोसोम भी जीन भी दोनों में पेयर में से एक ओनली एक ही गैमेट के अंदर ट्रांसफर होगा। हमने देखा ना, हम देख चुके और आगे भी देखेंगे इस चीज, अभी थोड़ी देर बाद आगे और समझेंगे इसी चीज को। और दोनों के अंदर ही इंडिपेंडेंट पेयर सेग्रीगेट हो, जो इंडिपेंडेंट पेयर होते हैं सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ईच अदर, जो भी इंडिपेंडेंट पेयर है वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट ही सेपरेट होते हैं, जो अलग अलग इंडिपेंडेंट पेयर है, चाहे वो क्रोमोसोम के हो चाहे जीन के हो। तो इन दोनों के अंदर सेम करेक्टर आ रहा है, तो क्रोमोसोम और जीन के अंदर डिफरेंस या नहीं हो रहा है, दोनों सेम तरह ही वर्क, दोनों का वर्क सेम टाइप से ही है। इसलिए इन्होंने सटन एंड बोवेरी ने क्या किया था कि जो मेंडल्स के लॉ है ना, वो क्रोमोसोम का जो मूवमेंट है उसके अकॉर्डिंग उसको एक्सप्लेन करने का काम किया था इन क्रोमोसोमल थ्योरी के अंदर। क्रोमोसोमल थ्योरी के अंदर आपको याद हो कि आपने जो 11th के अंदर माइटोसिस और मियोसिस पढ़ा था, 11th के अंदर माइटोसिस एंड मियोसिस पढ़ा था, वो अगर आपको याद हो, देखो ये तो नोट्स है आपको लिखने के लिए, ये जो है ना ये तो नोट्स है आपके लिखने के लिए, लेकिन मैं आपके ये 11th वाले आपके वो डायग्राम लिख के आया हूँ वापस। इसको डायग्राम को थोड़ा सा ध्यान से समझना, अगर ये डायग्राम आपको ध्यान से समझ में आ गया तो आगे वाला तो बहुत ही ईजी हो जाएगा। हमें देखो, हमें जो है ना जो भी है इस एनाफेज, हमारी बुक के अंदर इस एनाफेज का डायग्राम दे रखा है, इसे एनाफेज से पहले और बाद का नहीं दे रखा है, चाहे वो एनाफेज फर्स्ट हो चाहे एनाफेज सेकंड हो। तो हमें क्या करना, देखो सबसे पहले सेल डिवीजन से पहले जो क्रोमोसोम होता है ना, भाई मान लो ये एक क्रोमोसोम है ना, ये एक क्रोमोसोम है, तो सेल डिवीजन से पहले इसका डुप्लीकेशन होगा, है ना, क्या होगा, डुप्लीकेशन होगा। भाई एस पेज में होता है ना, एस पेज में क्रोमोसोम का नंबर तो उतना ही होता है लेकिन डीएनए का अमाउंट डबल हो जाता है, नंबर तो उतना ही होता है पर डीएनए का अमाउंट डबल हो जाता है एस पेज के अंदर, है ना। मान लो ये 2 क्रोमोसोम है, 1 तो ये और दूसरा, इसका कलर चेंज कर लेते हैं, दूसरा क्रोमोसोम बना देते हैं ये वाला, ये 2 क्रोमोसोम है, ठीक है ना। अब जो मेटाफेज फर्स्ट में ये 2 क्रोमोसोम जो है ना मेटाफेज प्लेट के ऊपर आ जाएंगे, ये लो मेटाफेज प्लेट के ऊपर ला दो ये मेटाफेज फर्स्ट के अंदर मेटाफेज प्लेट के ऊपर आ जाएगा ये। दूसरे वाले को भी ले लो, ये मेटाफेज प्लेट के ऊपर आ गया, ये स्पाइंडल फाइबर बन जाएंगे और इसको ऊपर की ओर इसको इस साइड में, और जो एनाफेज के फर्स्ट है, एनाफेज फर्स्ट में ये दोनों एक ऊपर, एनाफेज फर्स्ट में ऊपर की ओर जाएगा और दूसरा ऊपर की ओर आएगा। तो एनाफेज फर्स्ट में क्या हो रहा है भाई, क्रोमोसोम डिवाइड होने से पहले क्या करेंगे, सबसे पहले तो नॉर्मल क्रोमोसोम होगा एस टाइप का, ठीक है, जो नंबर 1 है आपका नंबर 1 लगा, तो ये नॉर्मल क्रोमोसोम, फिर डिवाइड होने से पहले उसमें डुप्लीकेशन हो जाता है, डीएनए अमाउंट डबल हो जाता है, फिर मेटाफेज प्लेट पे नंबर 3 मेटाफेज प्लेट पे अरेंज हो जाएंगे, ठीक है। फिर नंबर 4 में क्या होगा, एनाफेज फर्स्ट में वापस दोनों स्पाइंडल फाइबर बनाएंगे जिससे कि ऊपर की ओर दोनों सेपरेट होंगे, और लास्ट में जो है नंबर 4 में टीलोफेज फर्स्ट आ गए, टीलोफेज फर्स्ट के अंदर दोनों अलग अलग सेल के अंदर पहुंच जाएंगे, दोनों अलग अलग सेल के अंदर पहुंच जाएंगे। तो देखो अब आप यहाँ ध्यान से देखना, इसके अंदर ये पहुंच गया, ठीक है, यहाँ पर ये एक सेल थी, इस एक सेल के अंदर ये 2 क्रोमोसोम है, एक सेल के अंदर ये 2 क्रोमोसोम है ना, ये नंबर 1 में एक 1 सेल के अंदर ये 2 क्रोमोसोम, फिर जो है इनका डुप्लीकेशन हो गया, नंबर 2 में भी ये सेल है, इनका डुप्लीकेशन हो गया, इसमें भी नंबर 2, नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं 2, थर्ड में ये मेटाफेज प्लेट में आके अरेंज हो गया, लेकिन इसमें भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं 2, ठीक है। 4 में ये दोनों अपोजिट पोल पे जा रहे हैं, पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं 2, और जो 5 है 5 का, इससे 5 के अंदर कितना नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, ओनली 1, 5 के अंदर कितना नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, ओनली 1। इसका भी बना देते हैं, 5 के अंदर कितना है, ओनली 1 क्रोमोसोम है, यानी कि यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम कम हो रहे हैं,
तो इसको रिडक्शन डिवीजन भी बोलते हैं, मियोसिस को रिडक्शन डिवीजन भी बोलते हैं। और मियोसिस फर्स्ट के अंदर ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम कम होंगे। अब देखो नंबर ऑफ क्रोमोसोम का जो डिक्रीज हुआ है, क्रोमोसोम का नंबर डिक्रीज हुआ है। अब मियोसिस सेकंड में क्या होगा, मियोसिस सेकंड में क्या होगा, हमारे पास 2 सेल थी ना, हमने बनाया, तो उसके एक के अंदर क्या, एक के अंदर कैसा क्रोमोसोम पहुंच गया था, इस टाइप का क्रोमोसोम पहुंचा था, ये 1 सेल, ठीक है। और दूसरी सेल कैसी थी, ये दूसरी वाली सेल। अब इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम के नंबर हाफ हो गए, लेकिन इस टाइप की सेल पहुंची। अब क्या होगा, इसमें भी वापस ये मेटाफेज प्लेट के ऊपर पहुंच जाएगा। मेटाफेज प्लेट में भाई यहाँ पे क्या था, नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो गए ना हमारे पास जो थे, इसके नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो गए, ठीक है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम कैसे हो गए, हाफ हो गए। हाफ होने के बाद, बात समझ आ रही, हाफ होने के बाद यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर वापस ये सेपरेट हो जाएंगे, वापस ये सेपरेट होंगे। बनाओ इसका मेटाफेज प्लेट में बीच में आ जाएगा ये सेल, इसमें ये मेटाफेज प्लेट में इधर से एक स्पाइनल फाइबर, इधर से एक स्पाइनल फाइबर लगेगा। टीलो मेटाफेज में तो बीच में सेंटर में आएगा, और एनाफेज में एक स्पाइनल फाइबर इनको दोनों को सेपरेट कर देगा। और जो आगे गैमेट्स बनेंगे उसमें ओनली एक सिंगल क्रोमोसोम पहुंचेगा। जो गैमेट्स बनेगा उसमें सिंगल क्रोमोसोम पहुंचेगा। ये हमने 11th में पढ़ रखा है, 11th में हमने पढ़ रखा है। ये चीज़ दूसरे वाले सेल के अंदर भी होगी। ये चीज़ इस सेल में भी होगी। ये जो क्रोमोसोम है मेटाफेज प्लेट पे अरेंज हो जाएगा, एनाफेज के अंदर, इसके अंदर भी स्पाइनल फाइबर लग गया, और इसमें भी। एक्चुअली जो है ना, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का है। और अगर इसको क्लियर करना चाहें, ठीक है, कुछ इस टाइप का क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर होता है ना, हमने 11th में पढ़ा, आपको याद हो तो। और इस टाइप का जो क्रोमोसोम स्ट्रक्चर होता है ना, ये बीच में से ब्रेक होता है, यहाँ से ब्रेक होता है। और जो एक 1 क्रोमोसोम है वो ऐसा रह जाएगा, दूसरा क्रोमोसोम भी ऐसा रह जाएगा, और ये दोनों क्रोमोसोम अलग अलग सेल के अंदर पहुंच जाएगा। तो इसमें पेरेंटल सेल में भी क्रोमोसोम का नंबर तो 1 ही था, और डॉटर सेल में भी 1 ही था। तो मियोसिस सेकंड जो है माइटोसिस के इक्वल ही होता है, मियोसिस सेकंड जो है माइटोसिस के इक्वल ही होता है। और इस टाइप से देखो, हमने इसमें क्या देखा, अभी आपको वापस समझे तो हमने इसमें ही ये देखा कि जो क्रोमोसोम हैं, क्रोमोसोम पेरेंट सेल के अंदर तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम डबल होते हैं, डिप्लॉइड होते हैं, लेकिन मेटाफेज फर्स्ट में भी जो है वो बीच में मेटाफेज प्लेट पे आके क्रोमोसोम अरेंज होते हैं। एनाफेज फर्स्ट में जो स्पाइनल फाइबर लगते हैं उनको दोनों साइड को सेपरेट कर देते हैं, और जो टीलोफेज फर्स्ट में दोनों सेल के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ रह जाते हैं। पेरेंट सेल के अंदर जितने क्रोमोसोम थे उससे नंबर हाफ रह जाते हैं डॉटर सेल के अंदर, इसलिए इसे मियोसिस फर्स्ट को जो है रिडक्शन डिवीजन भी बोलते हैं। और मियोसिस सेकंड के अंदर भी वापस वैसे सॉरी, मियोसिस सेकंड के अंदर अब नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ नहीं होगा, जो डिप्लॉइड था, सॉरी, जो क्रोमोसोम का के अंदर जो डीएनए का अमाउंट डबल हुआ था, है ना, तो वो अब सेपरेट हो जाएगा वापस, और एक सिंगल अमाउंट, सिंगल क्रोमोसोम सिंगल सेल के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा। ये वाली चीज़ हम यहाँ देखेंगे। बोले समझ में आया क्या? आपने मियोसिस पढ़ा था 11th में, बहुत शॉर्ट में मैंने मियोसिस बता दिया आपको, बिल्कुल शॉर्ट में बताया। अगर ये आपको याद है तब आगे का अपना सारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी, आगे की हमारी सारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी, है ना। तो देखो इसके अंदर हमने क्या देखा, हाँ एक चीज़ और ध्यान रखना कि भाई जो कोई सा भी 2 एलील हैं, एक कोई जीन के जो 2 एलील हैं, वो अगर होमोलोगस क्रोमोसोम है, उसमें होमोलोगस प्लेस पे ही वो दोनों एलील मिलेंगे आपको। अभी बताता हूँ, इसके भी बारे में भी डिस्क्रिप्शन बताता हूँ। अभी आप सबसे पहले अपनी बुक वाला ये डायग्राम देखो, आप ये अपनी बुक वाला डायग्राम देखो। देखो यहाँ पर 2 क्रोमोसोम है, एक ये ऑरेंज, इधर तो है अपना ऑरेंज, कलर चेंज कर देते हैं, इसमें थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा, ऑरेंज, और ये ग्रीन,
ठीक है, ये येलो और ये रेड। अब इसको समझना, अब आपने देख लिया, अब कलर से आप आइडेंटिफाई करेंगे इसको, है ना, कलर से आइडेंटिफाई करेंगे कैसे, जो हमने मियोसिस अभी देखा ना, मियोसिस बस सेम वो का वो चीज इसके ऊपर अप्लाई करना है। तो सबसे पहले क्या होगा, एस पेज के अंदर इन क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन हो जाएगा, डुप्लीकेट डबल अमाउंट, डीएनए का अमाउंट डबल हो जाएगा, डीएनए का अमाउंट डबल हो गया तो ये देखो यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाइए ऐसे ही बिल्कुल, ये वाला स्ट्रक्चर ऐसा बना, ये वाला स्ट्रक्चर भी ऐसा बना, ये वाला भी ऐसा ही है, ये वाला भी ऐसा ही है, सिर्फ कलर का डिफरेंस है, बाकी सारे के सारे बस साइज में एक ऑरेंज और येलो वाले बड़े बिग साइज के हैं, बड़े साइज के हैं, लॉन्ग हैं, और जो ग्रीन एंड रेड वाले हैं वो स्मॉल साइज के हैं। साइज में डिफरेंस है, बाकी स्ट्रक्चर में कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, अब क्या होगा, जो मियोसिस फर्स्ट के अंदर एनाफेज के अंदर ये दोनों सेपरेट हो जाएंगे, इधर से ये क्या होंगे, दोनों सेपरेट होना स्टार्ट हो जाएंगे बीच में से, और दोनों के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ तो इस सेल के अंदर पहुंच जाएंगे, इसमें से हाफ इधर पहुंच जाएंगे, हाफ इधर पहुंच जाएंगे। बोलो आ रहा है क्या समझ में? अरे आ रहा है क्या समझ में? ये सेपरेट हो जाएगा, जो हमने अभी मियोसिस में देखा ना, तो ये दोनों यहाँ से जो, तो मियोसिस में से क्या, मियोसिस में क्या होगा, नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ एक सेल में जाएगा, हाफ दूसरी सेल में जाएगा, तो हाफ जो है इस सेल में पहुंच गया और हाफ जो है इस सेल में पहुंच गया, तो हाफ और हाफ। अब देखो ये तो मियोसिस फर्स्ट के अंदर क्रोमोसोम नंबर हाफ हो गया, लेकिन अभी भी इनमें डीएनए का अमाउंट डबल है। तो मियोसिस सेकंड में क्या होगा, ये जो क्रोमोसोम बाइवेलेंट में है ना, ये जो क्रोमोसोम ये बीच में से यहाँ से ये भी हाफ हो जाएंगे, है ना। या नंबर तो ये 1 ही है इनका, क्रोमोसोम का नंबर तो उतना ही है जितना है ना, नंबर में चेंज नहीं हुआ है। टोटल 1 and 2, 1 ऑरेंज एंड 1 ग्रीन, 1 ऑरेंज एंड 1 ग्रीन, इधर 1 येलो एंड 1 रेड। तो यहाँ कितने थे, यहाँ पे 1 ऑरेंज था, सेकंड वाला ग्रीन था, थर्ड वाला येलो था और 4 वाला रेड था। यहाँ पर एक ऑरेंज वाला है, ऑरेंज कलर वाला है एंड ग्रीन कलर वाला, मतलब यहाँ पर हमारे पास 2 कलर के ही क्रोमोसोम पहुँचे। यहाँ पर येलो कलर का है और रेड कलर का है, यहाँ पर भी हमारे पास 2 ही, 4 में से ओनली 2 क्रोमोसोम ही हैं, लेकिन ये 2 क्रोमोसोम बीच में से हाफ हो जाएंगे और इसमें से भी ये देखो यहाँ भी ये ऑरेंज एंड ग्रीन। अगर आपको मियोसिस समझ में नहीं आया तो ये चीज़ समझ में नहीं आएगी। ऑरेंज एंड ग्रीन पहुंच गया, यहाँ पर भी ये ऑरेंज एंड ग्रीन, दोनों ये ऑरेंज एंड ग्रीन वाले हो गए, ठीक है, ऑरेंज एंड ग्रीन, और यहाँ पर ये येलो एंड रेड, दोनों येलो दोनों रेड, मतलब जो गैमेट फॉर्मेशन हुआ उसमें नंबर ऑफ हाफ क्रोमोसोम पहुंच गए, नंबर ऑफ हाफ क्रोमोसोम पहुंच गए। बोलो आया क्या समझ में? अरे बोलो आया क्या समझ में? अगर हम लोग इसको दूसरे तरीके से करें, जैसे ऑरेंज का हम लिख दूं मैं O, ठीक है, ग्रीन का लिख दूं G, समझना, ऑरेंज का लिख दूं O, ग्रीन का लिख दूं G, ठीक है, और येलो का लिख दूं कैपिटल Y और रेड का लिख दूं कैपिटल R, ठीक है। अगर मैं इस टाइप से इसको लिखूं, इस टाइप से, उसके बाद में अगर करने की कोशिश करूं तो उसके बाद करूं तो देखो सबसे पहले जो गैमेट फॉर्मेशन होगा उस गैमेट के अंदर एक में तो जाएगा, क्या होगा उस गैमेट के अंदर क्या क्या जाएगा भाई, ऑरेंज और ग्रीन ये दोनों साथ साथ जाएंगे, ये ऑरेंज और ग्रीन दोनों साथ रह रहे हैं और येलो एंड रेड साथ रह रहे हैं, तो इससे जितने भी गैमेट बनेंगे दोनों साथ रह रहे हैं ना, अलग अलग नहीं हो रहे हैं। अब ये कंफ्यूज मत होना कि ये अलग अलग क्यों नहीं, एक ही सेल है, यहाँ पर थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो जाओगे मैंने जो ऐसा किया उसे, तो एक ही सेल है, उस सेल के अंदर ऑरेंज ग्रीन और येलो और रेड ये 4 हैं, लेकिन इनमें से ये दोनों, इन दोनों को नंबर 1 मान लो, इन दोनों को नंबर 2 मान लो, कर इनको 1 इनको 2 मान लो भाई, ये 1 हमेशा साथ रह रहे हैं, 2 हमेशा साथ रह रहे हैं। इस केस में ये, और सारे केस में नहीं रहेंगे, सिर्फ यहीं रह रहे हैं जो इस केस में बता रहा हूँ यहीं। तो ये 1 जो होगा, इस 1 से जितने, अब ये पूरी एक ही सेल है, इसके अंदर 1 और 2 दोनों है, 1 और 2, तो इसके जो गैमेट्स बनेंगे, आधे गैमेट्स में 1 जाएगा, आधे गैमेट्स में 2 जाएगा। तो यहाँ पर अगर मैं इसको 1 मान लूँ और इसको 2 मान लूँ, तो आधे गैमेट्स के अंदर ऑरेंज एंड येलो जाएगा, आधे गैमेट्स के अंदर आधे गैमेट्स के अंदर ऑरेंज एंड ग्रीन जाएगा, आधे के अंदर येलो और रेड जाएगा। इसी को एक दूसरे एग्जांपल से समझो, देखो इसी को एक मैं दूसरे एग्जांपल से समझाता हूँ, ये आपकी बुक का ही एग्जांपल है। देखो होता क्या है कि ये तो एक सिंपल सा आपको समझाने के लायक था, ये जो अभी आपको बताया ना, कभी कैसे जा रहे हैं, ये दोनों साथ जा रहे हैं, ये दोनों साथ जा रहे हैं, लेकिन ऐसा हमेशा हो जरूर थोड़ी, ऑरेंज के साथ ग्रीन जब तो ऑरेंज के साथ रेड भी तो जा सकता है,
ऑरेंज के साथ ग्रीन जाए तो ऑरेंज के साथ रेड भी तो जा सकता है। ये तो सिर्फ समझाने के लिए था कि उस केस में जब ऑरेंज के साथ ग्रीन ही जाता है और येलो के साथ रेड ही जाता है तो क्या होगा। लेकिन दूसरी पॉसिबिलिटी तो है, ऑरेंज के साथ ग्रीन जाए या ऑरेंज के साथ रेड जाए, येलो के साथ ग्रीन जाए या येलो के साथ रेड जाए, तो दूसरी पॉसिबिलिटी तो है। तो वो देखो आप यहाँ समझना, देखो दो पॉसिबिलिटी है ना। तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी एंड सेकंड पॉसिबिलिटी। फर्स्ट पॉसिबिलिटी के अंदर क्या होगा, ऑरेंज ये वाला जो ऑरेंज एंड ग्रीन सेम वाला डायग्राम यही है, ठीक है। तो ये ऑरेंज वाला हो गया, ऑरेंज एंड ये ग्रीन, ये येलो एंड ये रेड। अब देखो फर्स्ट पॉसिबिलिटी तो ये है कि ऑरेंज ग्रीन वाले के साथ जाए, जो अभी जस्ट हमने देखा वही। तो ऑरेंज अगर ग्रीन वाले के साथ जाए, बीच में से हाफ हो गया है ना, ऑरेंज ग्रीन वाले के साथ गया और येलो रेड वाले के साथ गया। तो जो गैमेट्स बनेंगे अभी हमने देखा ऑरेंज और ग्रीन के दो गैमेट्स और टू ही गैमेट्स येलो एंड रेड के बनेंगे। लेकिन जो दूसरी पॉसिबिलिटी है, अगर इसका वाइस वर्सा हो गया, ऑरेंज के साथ रेड आ गया, ऑरेंज के साथ रेड आ गया और येलो के साथ ग्रीन आ गया, उल्टा हो गया। अब इसके बीच में जो सेपरेशन होगा तो ऑरेंज एंड रेड और येलो एंड ग्रीन, ये भी दोनों पॉसिबिलिटी, या तो ये वाली पॉसिबिलिटी होगी या ये वाली पॉसिबिलिटी होगी, है ना। वन क्रोमोसोम ये भी जाएगा, वन क्रोमोसोम ये भी जाएगा, ये और दोनों का जो असॉर्टमेंट हो रहा है वो इंडिपेंडेंट हो रहा है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो रहा है। तो अगर ये ऑरेंज के साथ रेड चला गया तो जो मियोसिस सेकंड में जो गैमेट्स बनेंगे, जर्म सेल बनेंगे, उसमें ऑरेंज के साथ रेड बनेगा। ये देखो, अरे यही तो करते थे मेंडल के रूल्स में, मेंडल के रूल में भी यही तो कर रहे थे भाई। अब यहाँ देखो मेंडल के रूल्स को आप आराम से समझ सकते हो, ऑरेंज ग्रीन, ठीक है, और येलो रेड। तो जो कलर वाले जो मैन है, एक तो ऑरेंज वाला है, एक येलो वाला है, ये दोनों कलर वाले हैं, है ना। तो आप चाहो तो येलो को कैपिटल वाई ले लो, ऑरेंज को स्मॉल वाई ले लो। दूसरा कौन सा है, रेड को कैपिटल आर ले लो और ग्रीन को स्मॉल आर ले लो, ठीक है। अगर ये गैमेटोफाइट है तो इसमें से जो गैमेट्स बनेंगे देखो कैपिटल वाई और कैपिटल आर साथ आ सकता है, यानी कि येलो और रेड साथ आ सकता है। ये देखो ये आ गया येलो एंड रेड, ये आपका येलो एंड रेड। भाई मेंडल ने ऐसे ही तो समझाया था। ये मेंडल के लॉ नहीं देख रहे, ये तो क्रोमोसोमल थ्योरी देख रहे हैं। लेकिन मेंडल के लॉ से इसको अगर अपन कंपैरिजन करें तो ठीक है। और कैपिटल वाई के साथ स्मॉल आर भी तो आ सकता है। तो कैपिटल वाई किसका था, येलो, स्मॉल आर था ग्रीन। तो येलो और ग्रीन, ये देखो ये आया येलो एंड ये ग्रीन आ गया। अब कैपिटल वाई की बात, अब कैपिटल वाई के साथ अब स्मॉल वाई की बात करें तो भाई स्मॉल वाई है, स्मॉल वाई के साथ भी तो कैपिटल आर आ सकता है। स्मॉल वाई किसके लिए था, अरे स्मॉल वाई था ऑरेंज के लिए, स्मॉल वाई था ऑरेंज के लिए और कैपिटल आर था रेड के लिए। तो ये देखो ये ऑरेंज रेड। आप चाहो ऐसे कंफ्यूज होते हो तो देखो मैं दूसरा तरीका बताऊँ। कैपिटल वाई है येलो के लिए, स्मॉल वाई किसके लिए था, ऑरेंज के लिए। समझने के लिए हमने ऐसे ही लिया है ना, कैपिटल आर था रेड के लिए और स्मॉल आर था ग्रीन के लिए, ये लिया था। तो अब लास्ट स्मॉल वाई के साथ स्मॉल आर अगर आ जाए, स्मॉल वाई के साथ स्मॉल आर, स्मॉल वाई किसके लिए है, ऑरेंज के लिए, और स्मॉल आर है ग्रीन के लिए। तो ये लो ऑरेंज, ये लो ग्रीन। तो देखो ये वाला भी हो गया, ये भी ऑरेंज और ग्रीन, ये वाले भी हो गए, ये वाले भी हो गए, ये वाले भी हो गए, ये वाले भी हो गए। तो मेंडल के लॉ के अकॉर्डिंग ये भी तो चल रहा है ना, क्रोमोसोम का सेग्रीगेशन कैसे हो रहा है अकॉर्डिंग टू मेंडल्स लॉ, है ना। मेंडल्स के लॉ के अकॉर्डिंग सेग्रीगेशन हो रहा है। जो मेंडल्स के लॉ अभी तक हमने देखा उसके अकॉर्डिंग ही तो सेग्रीगेट हो रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग ही तो ये अलग अलग हो रहे हैं, है ना। उसके अकॉर्डिंग ही तो अलग अलग हो रहे हैं। तो सटन एंड बोवेरी ने जब इस देखा, सटन एंड बोवेरी यूनाइटेड द नॉलेज ऑफ क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन विद मेंडेलियन प्रिंसिपल। क्या किया इन्होंने, यूनाइटेड द knowledge of chromosomal segregation with the Mendelian principle and called in the chromosomal theory of inheritance। इसको क्या बोला, मेंडल सटन और बोवेरी ने क्या किया, जो क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन का जो नॉलेज था ना, उसको किसके साथ ऐड कर दिया, किसके साथ यूनाइटेड कर दिया, जो प्रिंसिपल थे मेंडल के उनके साथ, और क्या दे दिया, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस प्रपोज कर दी। बोला आया क्या समझ में, अरे क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस सटन एंड बोवेरी ने किस टाइप प्रपोज की, बोला आया क्या समझ में, है ना। तो इस प्रकार इन्होंने ये सारी चीज़ की थी, ठीक है। तो फॉलोइंग दिस सिंथेसिस ऑफ आइडिया एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ द क्रोमोसोमल थ्योरी
जो भाई ये तो सटन एंड बोरी ने दिया, तो इसका क्रोमोसोमल थ्योरी तो सटन एंड बोरी ने प्रपोज की थी, लेकिन इसको एक्सपेरिमेंटल प्रूव किसने किया था? मॉर्गन ने। इसको एक्सपेरिमेंटल प्रूव किसने किया था? मॉर्गन, एंड उसके जो साथ में जो काम करने वाले जो कलीग्स थे उन्होंने इसको एक्सपेरिमेंटल प्रूव किया था। तो मॉर्गन ने क्या किया था कि ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर के जो फ्रूट फ्लाई होती हैं उसके ऊपर वर्क किया था। मेंडल ने फ्रूट फ्लाई के ऊपर वर्क किया था, है ना। तो फ्रूट फ्लाई भी एक मॉडल ऑर्गेनिजम्स है जेनेटिक्स का वर्क करने के लिए। क्यों? मेंडल ने ये इसी फ्रूट फ्लाई को ही क्यों सिलेक्ट किया? जैसे मॉर्गन ने फ्रूट फ्लाई को ही क्यों सिलेक्ट किया? जैसे मेंडल ने पी प्लांट को सिलेक्ट किया था ना, वैसे ही मॉर्गन ने फ्रूट फ्लाई को सिलेक्ट किया। तो फ्रूट फ्लाई को ही सिलेक्ट क्यों किया वो सुनना। जो फ्रूट फ्लाई या ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर जो है, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर जो है, एक्चुअली ये है क्या? इसकी स्टडी, इसके अंदर इसकी क्या खासियत है ऐसे? तो दे कुड बी ग्रो इन सिंपल सिंथेटिक मीडियम इन द लेबोरेटरी। अरे लेबोरेटरी के अंदर सिंपल सिंथेटिक मीडियम के अंदर इसको ग्रो करवा सकते हैं, मतलब इसकी नई जनरेशन चाहे होती है इसको रख सकते हैं, इजीली इसको हैंडल कर सकते हैं लेबोरेटरी में, सिंथेटिक मीडियम है तो अच्छी बात है। अच्छा, सेकंड इसका बेनिफिट क्या था? ये अपनी जो कंप्लीट लाइफ है, ड्रोसोफिला जो है अपनी जो कंप्लीट लाइफ है वो 2 वीक में ही कंप्लीट कर दे, पूरी लाइफ 2 वीक में कंप्लीट कर देती है, ठीक है। और इसकी जो एक सिंगल मेटिंग के अंदर हमें लार्ज प्रोजनी मिलती है, एक सिंगल मेटिंग में लार्ज प्रोजनी मिल रही है, 2 वीक में लाइफ कंप्लीट हो रहा, तो रिजल्ट हमें फटाफट मिल रहे हैं, और इसको लैब में रख रहे हैं, तो हमें बाहर फील्ड में जाने की जरूरत ही नहीं, लैब के अंदर, लेबोरेटरी में के अंदर जो सिंथेटिक मीडियम वहाँ रख रहे हैं, तो ये हमारे लिए तो मॉडल ऑर्गेनिज्म हुआ ना भाई। अच्छा, इसके अलावा और सुनो, इसके जो मेल और फीमेल है ना उसको इजीली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। आप डायग्राम देखो मेल के अंदर और फीमेल के अंदर क्या क्या डिफरेंस दिख रहा है? अरे मेल छोटा है, फीमेल लार्ज साइज है, और मेल जो स्मॉल साइज है, उनको इजीली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि ये वाला मेल है, ये वाला फीमेल है ना। इसके अलावा इनके अंदर जो डिफरेंस है ना वो भी लो पावर माइक्रोस्कोप से भी इजीली आप उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसकी जो डिफरेंस है वो विजुअल लो पावर माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं हम, इसको विजुअल है ना। तो कितना अच्छा ये मॉडल ऑर्गेनिज्म हुआ कि नहीं हुआ? इसलिए ड्रोसोफिला जो है मॉडल ऑर्गेनिज्म था, वो है ये वर्क करने के लिए, जेनेटिक्स का वर्क के लिए, है ना। तो ड्रोसोफिला के ऊपर वर्क किया किसने वर्क किया? मॉर्गन ने, और इसको प्रूव किया। तो जब देखो मॉर्गन ने जो ड्रोसोफिला के ऊपर वर्क किया ना, तो उसको कब क्या हुआ कि कुछ रिजल्ट जो 9331 रिजल्ट मिलना चाहिए वो नहीं मिल गया, कुछ और रिजल्ट ही मिल गया। तो इन्होंने क्या किया कि एक न्यू वर्ड दिया, लिंकेज। मॉर्गन ने जो है ना फिर लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन समझाया। उसके बाद जो ड्रोसोफिला के ऊपर मॉर्गन का जो वर्क था ना, उस वर्क से जब कुछ नया रिजल्ट, जो 93 भाई डाई हाइब्रिड क्रॉस का क्या रिजल्ट आना चाहिए था? 9331, तो डाई हाइब्रिड क्रॉस तो जो मेंडल का यही था, मेंडल ने तो ये दिया था। तो मॉर्गन ने जब ये वर्क किया तो ये 9331 आने की जगह पर कुछ और रिजल्ट आ गया। तो बाद में जो है इन्होंने उस रिजल्ट को क्यों आया, वो लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन जो है 2 कॉन्सेप्ट देकर उन्होंने अपना ये वर्क जो पूरा है वो एक्सप्लेन किया था। तो देखो, मॉर्गन कैरिड आउट सेवरल डाई हाइब्रिड क्रॉस इन ड्रोसोफिला टू स्टडी जीन्स दैट वर सेक्स लिंक्ड। जो सेक्स लिंक्ड जीन थे ना उसकी स्टडी के लिए डाई हाइब्रिड क्रॉस करवाया। द क्रॉस वर सिमिलर टू द डाई हाइब्रिड क्रॉस कैरिड बाय द मेंडल ने जैसा कराया था पी प्लांट में, तो उससे सिमिलर ही क्रॉस था ये भी, है ना। फॉर एग्जाम्पल है ना, मॉर्गन ने जो हाइब्रिडाइजेशन कराया येलो बॉडी, देखो कैसी ड्रोसोफिला थी, उसकी बॉडी तो थी येलो और उसकी आई कैसी थी? वाइट। येलो बॉडी एंड वाइट आई वाली ड्रोसोफिला का क्रॉस किससे करवा रहे हैं? रेड आई किससे करा रहे हैं? ब्राउन बॉडी एंड रेड आई वाले मेल से, है ना। तो यहाँ पे 2 करेक्टर हो गए ना। पहला करेक्टर कौन सा था भाई? फीमेल कैसी थी? येलो बॉडी की थी और व्हाइट आई की थी। येलो बॉडी व्हाइट आई वाली फीमेल थी, उसका क्रॉस किससे करा रहे हैं? ब्राउन बॉडी एंड रेड आई वाले मेल से क्रॉस करा रहे हैं। तो 2 करेक्टर इधर भी, 2 करेक्टर इधर भी, और 2 करेक्टर को लेकर जब हम क्रॉस करवाते हैं उसके लिए क्या वर्ड यूज होता है? डाई हाइब्रिड क्रॉस वर्ड यूज करते हैं। कौन सा वर्ड यूज करते हैं? डाई हाइब्रिड क्रॉस। और डाई हाइब्रिड क्रॉस के अंदर रेशियो क्या आता है? F2 जनरेशन का 9331, लेकिन मेंडल का नहीं आया ये, सॉरी मॉर्गन का ये रेशियो नहीं आया, जो कि एक्सपेक्टेड था। F2 जनरेशन के अंदर ये मॉर्गन का रेशियो नहीं आया, मॉर्गन का रेशियो कुछ और ही आ गया। जब मॉर्गन का रेशियो कुछ और आया तो मॉर्गन ने क्या किया? लिंकेज वर्ड यूज किया। मॉर्गन एंड हिज ग्रुप न्यू दैट द जीन आवर लोकेट ऑन द X chromosome and saw quickly that when the 2 genes dihybrid cross were situated on the same chromosome, the proportion of parental gene combination were much higher than non-parental type। एक्चुअली मेंडल ने क्या किया सुनना, कि जो जब ये सैम नहीं आया तो इन्होंने बताया मॉर्गन
क्या बताया कि जो जीन है ना वो उनका फिजिकल एसोसिएशन होता है, जीन जो होते हैं वो एक दूसरे से फिजिकल अटैच्ड होते हैं, फिजिकल एसोसिएशन होते हैं, तो इसके लिए वर्ड यूज किया था लिंकेज। और जो एक्सचेंज, जो कुछ जीन का एक्सचेंज भी होता है क्रोमोसोम के बीच में, इसके लिए इन्होंने वर्ड जो यूज किया था वो बताया था रिकॉम्बिनेशन। तो जीन जो है उनका आपस में जो फिजिकल लिंक है उसके लिए लिंकेज, और जो जीन आपस में अपने कुछ क्रोमोसोम जो है, क्रोमोसोम आपस में कुछ जीन का एक्सचेंज कर रहा है, एक्सचेंज ऑफ जीन इन ए क्रोमोसोम कॉल्ड रिकॉम्बिनेशन, है ना। और लिंक होता है फिजिकल, अगर जीन के अंदर एक ही क्रोमोसोम के जीन है उनके बीच में अगर फिजिकल लिंक है तो उसको वर्ड यूज किया लिंकेज। अब मॉर्गन के वर्क को समझना आप लोग, देखो मॉर्गन का वर्क समझ रहे हैं हम लोग। मॉर्गन ने क्या किया, टू टाइप का क्रॉस करवाया, टू टाइप का। इस क्रॉस को थोड़ा सा बहुत सिंपल वे में अगर आप समझोगे तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। देखो एक कैपिटल वाई कैपिटल डब्ल्यू है और दूसरा भी कैपिटल वाई कैपिटल डब्ल्यू, यानी कि येलो एंड वाइट। इसका क्रॉस किससे करवाया, वाई प्लस डब्ल्यू प्लस से, वाई प्लस डब्ल्यू प्लस से। तो देखो इसका सबसे पहले जो भी गैमेट्स बनेंगे, इससे गैमेट्स जो भी बनेंगे कैसे बनेंगे, कैपिटल वाई कैपिटल डब्ल्यू, है ना। कैसे बनेगा, कैपिटल वाई कैपिटल डब्ल्यू वाला गैमेट्स ही बनेंगे, ठीक है, एज इट इज। इससे जो भी गैमेट्स बनेंगे कैसे बनेंगे, इससे भी टू टाइप्स के गैमेट बनेंगे, वाई प्लस डब्ल्यू प्लस, और दूसरा वाइल्ड टाइप गैमेट बनेगा। कैसे बनेगा, वाइल्ड टाइप गैमेट बनेगा। बोलो आ रहा है क्या समझ में, वाइल्ड टाइप, है ना। अब सुनना क्या पॉसिबिलिटी होगी, इसका पेरेंट्स तो ये हैं, तो F1 जनरेशन में क्या होगा भाई, ये तो दोनों वाई कैपिटल डब्ल्यू है ना, यानी कि जो भी गैमेट्स बनेगा उसके अंदर एक तो कैपिटल वाई आएगा, एक कैपिटल डब्ल्यू आएगा, जो भी गैमेट्स बनेगा। लेकिन जो दूसरा इसमें एक वाई प्लस डब्ल्यू प्लस बन रहा है और दूसरा इसमें वाइल्ड टाइप, इसमें टू टाइप्स के गैमेट्स बन रहे हैं। तो अगर ये वाई प्लस और डब्ल्यू प्लस फ्यूज होता है, वाई प्लस और डब्ल्यू प्लस और कैपिटल वाई कैपिटल डब्ल्यू फ्यूज होते हैं, तब आपके पास ये देखने को मिलेगा, तब आपको ये देखने को मिलेगा। बात समझ में आ रही है, कैपिटल वाई कैपिटल डब्ल्यू और जो उसके साथ फ्यूज हो गया तो वाई प्लस डब्ल्यू प्लस, इस टाइप का वाइल्ड टाइप का आपको देखने का मिलेगा। और अगर ये जो दूसरा वाला इस वाले के साथ जो फ्यूज हो रहा है ना, इसके वाले के साथ अगर फ्यूज हो रहा है और ये वाला इसके साथ, तो हमें ये चूंकि येलो एंड वाइट कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल था, अकेला आ रहा है, तो यहाँ पे ये वाला रिजल्ट हमें देखने को मिलेगा। बात समझ में आ रही है क्या, बात समझ में आ रही है क्या। सेम वही मेंडल वाले हैं, ठीक है, ये मेंडल वाले ही हैं, कुछ भी चेंजेस नहीं हैं। क्रॉस ए में क्रॉस बी में भी वही सेम चीज़ है, यहाँ बस सिर्फ W और यहाँ M है, और दोनों ही W और M है, पर यहाँ पर W प्लस और M प्लस है, और दूसरा जो है वही आपका वाइल्ड टाइप वाला, ठीक है। अब अगर इसका फ्यूज़न पहले वाले के साथ होता है तो आपका ये देखने को मिलेगा, लेकिन अगर इस दूसरे वाले के साथ फ्यूज़न होता है तो आपको ये वाला कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। बोलो F1 जनरेशन में कहीं कोई प्रॉब्लम है क्या, F1 जनरेशन में कहीं कोई प्रॉब्लम है क्या। जो अभी तक हमने मेंडल के अकॉर्डिंग जो हमने क्रॉस करवाए थे वो सेम टू सेम, ये क्रोमोसोम भी वही रूल्स फॉलो कर रहे हैं, अभी तक कहीं कोई चेंजेस नहीं, क्रोमोसोम वही रूल्स फॉलो कर रहे हैं। अब जब हम F1 जनरेशन से वापस F2 जनरेशन की ओर आगे जाते हैं, जब हम F1 जनरेशन से F2 जनरेशन में आगे जाते हैं, तो देखो F1 जनरेशन के हमारे पास क्रॉस ए के अंदर ये रिजल्ट मिला था, इस रिजल्ट से अब F2 जनरेशन में जाएंगे तो हमारे पास कितने 4 टाइप के बन जाएंगे। देखो यहाँ आप समझना, इस पहले वाले की बात करो तो एक तो Y और W, ठीक है, दूसरा Y प्लस और W प्लस, तो उससे 2 टाइप्स के गैमेट्स बन जाएंगे ना भाई, 2 टाइप्स के गैमेट बनेंगे, तो Y W और Y प्लस W प्लस। देखो नॉर्मल मेंडल के क्रॉस में यही किया था, और इसके साथ इसने मेंडल ने क्रॉस करवाया था एक कैपिटल Y कैपिटल W, ठीक है, और एक गैमेट्स तो ये बना दूसरे वाले में, इस वाले में, इस वाले में, और दूसरा वाला गैमेट्स ये बन गया आपका वाइल्ड टाइप वाला, ठीक है। तो अगर ये वाला और ये वाला फ्यूज होता है तो कैपिटल वाई कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल वाई कैपिटल डब्ल्यू एक गैमेट्स, और अगर ये वाला और ये वाला फ्यूज होता है तो ये तो बनेगा ही, और इसके ऊपर कैपिटल वाई और कैपिटल डब्ल्यू ये वाला। देखो कैपिटल वाई कैपिटल डब्ल्यू कहाँ आ रहा है, इसके अंदर कैपिटल वाई कैपिटल डब्ल्यू ये आ रहा है सबसे पहले नीचे, और जो दूसरा वाला बनाया हमने वो कहाँ आ रहा है, दूसरा वाला ये वाला आ रहा है, ये दूसरा वाला, ठीक है। इस वाई डब्ल्यू का किस्सा खत्म। अब इस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस का बात करते हैं। अगर ये वाई प्लस और डब्ल्यू प्लस और इस वाई डब्ल्यू के साथ जाते हैं तो वाई प्लस डब्ल्यू प्लस और वाई डब्ल्यू, ठीक है। ये वाला सीन हमें कहाँ देखने को मिल रहा है, देखो वाई प्लस डब्ल्यू प्लस और वाई और डब्ल्यू कहाँ देखने को मिल रहा है,
तो ये वाला हमें यहाँ देखने को मिल रहा है ये। और जो लास्ट वाला अगर ये y प्लस डब्ल्यू प्लस कहीं नहीं जाके, अगर ये y प्लस डब्ल्यू प्लस यहाँ और ये भी यहाँ आ जाए तो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, y प्लस डब्ल्यू प्लस उसके साथ ये बन जाएगा। और ये वाला सीन हमें कहाँ देखने को मिल रहा है, लास्ट। ये नॉर्मल मेंडल वाले क्रॉस के अकॉर्डिंग हो रहा है, नॉर्मल मेंडल वाले क्रॉस के अकॉर्डिंग हो रहा है। यहाँ तक कहीं कोई कन्फ्यूजन है ही नहीं हमें, यहाँ तक तो हमें कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब लेकिन यहाँ तक तो कोई कन्फ्यूजन नहीं था, मेंडल के अकॉर्डिंग ही चल रहा था, लेकिन हुआ क्या कि अगर ये ऐसा हुआ होता तो 9331 रेशियो मिलता, लेकिन इसमें से कुछ चेंजेस हो गया, कुछ चेंजेस हुआ। क्या चेंजेस हुआ वो समझना, इस सबको हटा रहा हूँ मैं, ये सब आपको समझ में आएगा, इस सबको हटा रहा हूँ। यहाँ से कुछ चेंजेस हुआ, क्या चेंजेस हुआ वो सुनना, कि ये जो F1 के अंदर जो ये जीन है ना, ये Y और W, ये Y और W F1 ये वाला फर्स्ट वाले की बात कर रहा हूँ मैं इसकी, ठीक है। ये जो एक नंबर दे रखा है हमने 1 नंबर, इसमें क्या होता है, कुछ जीन का जब ये यहाँ पे एक्सचेंज हो जाता है, ये क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम में ये वाला सेगमेंट है ना, ये सेगमेंट आपस में एक्सचेंज हो जाता है। और एक्सचेंज हो जाने के कारण जो है ना, ये जो नीचे Y प्लस है, देखो नीचे क्या था Y प्लस, वापस हटा रहा हूँ आपको, तो अच्छा ये जो Y प्लस कहाँ है, ये नीचे वाले के ऊपर, और Y कैपिटल Y ऊपर है, लेकिन ये कैपिटल Y तो आ जाता है नीचे, और जो Y प्लस है ये पहुँच जाता है ऊपर। और हमारे पास जो न्यू कॉम्बिनेशन हमें देखने को मिलेगा, Y प्लस और W तो आ जाएगा ऊपर, और नीचे Y और W प्लस आ जाएगा नीचे, क्योंकि एक्सचेंज ऑफ जीन, और एक्सचेंज ऑफ जीन कॉल्ड रिकॉम्बिनेशन, मतलब यहाँ पे इस क्रोमोसोम के बीच में कुछ रिकॉम्बिनेशन हुआ है, लेकिन कितना हुआ, हल्का सा एक छोटा सा सेगमेंट में, यानी रिकॉम्बिनेशन बहुत ही कम हो रहा है ना। क्यों रिकॉम्बिनेशन बहुत ही कम हो रहा है, मतलब ये जीन जो है ना आपस में कुछ एक छोटे से सेगमेंट के अलावा बाकी के जीन जो है फिजिकली टाइटली अटैच्ड हैं, तो वो आपस में एक्सचेंज नहीं हो पाते, लेकिन कुछ छोटा सा सेगमेंट एक्सचेंज हो रहा है, तो यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन बहुत कम हो रहा है, क्योंकि छोटा सा सेगमेंट एक्सचेंज हो रहा है, लेकिन फिर भी रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ जीन कॉल्ड रिकॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे देखो Y प्लस तो आ गया ऊपर की साइड, और कैपिटल Y आ गया नीचे की तरफ, ठीक है। तो अब हमारे पास जो गैमेट्स बनेंगे, एक गैमेट्स बनेगा Y, इधर लिख देते हैं Y प्लस W, क्योंकि जीन का एक्सचेंज हो गया, और दूसरा जो गैमेट्स बनेगा YW प्लस बन जाएगा। अब इसमें अंदर इस केस में हमारे पास जो गैमेट बना है वो गैमेट कौन सा बन गया, Y प्लस W और YW प्लस। बात समझ में आ रही है क्या, क्योंकि यहाँ रिकॉम्बिनेशन हो गया, हालांकि बहुत कम छोटा सा सेगमेंट रिकॉम्बिनेशन हुआ है, लेकिन रिकॉम्बिनेशन तो हुआ है, और जीन का एक्सचेंज हो गया है ना, एक्सचेंज हो गया। तो अब क्या होगा हमारे पास, अब क्या होगा वो देखना। अब हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, देखो Y प्लस, आपको पता है कि Y प्लस होगा तो वहाँ अपना वो इफेक्ट शो नहीं करेगा, और कैपिटल Y होगा या कैपिटल W होगा, कैपिटल W होगा तो वो अपने आप को शो करेगा, है ना। कैपिटल W होगा तो वाइट शो होगा, और कैपिटल Y होगा तो येलो शो होगा। तो ये हमें पता है ना, कैपिटल W, ये कैपिटल W है तो वाइट शो होगा, है ना, और कैपिटल Y है तो येलो शो होगा, ये हमें पता है, ठीक है। पर यहाँ पर हमारे पास एक एक्सचेंज ऑफ जीन हो गया भाई। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे कैपिटल Y कैपिटल W है, तो कैपिटल Y का येलो शो हो गया, तो कैपिटल W का वाइट शो हो गया, है ना। यहाँ पे भी येलो और वाइट शो हो गया, लेकिन अब यहाँ तो एक्सचेंज हो गया ना, यहाँ से एक्सचेंज हो रहा है, इस सीन में तो एक्सचेंज हो गया, ये तो इस सीन में तो क्या हुआ, हमारे पास गैमेट ही चेंज हो गया। इस गैमेट में वाइल्ड टाइप और वाइट हो गया, ये येलो और वाइल्ड टाइप वाला हो गया। अब इसका क्रॉस दूसरे वाले के अंदर कोई चेंजेस नहीं हुआ, दूसरा वाला एज इट इज है, तो वहाँ पे जो हमारे पास दो गैमेट्स बनेंगे, कैपिटल Y कैपिटल W, और दूसरा वाला ये आपका बना दो। अब सबसे पहले इसकी बात कर, ये टू गैमेट्स मेंडल के अकॉर्डिंग फ्यूजन करा दो। अगर ये इसके साथ फ्यूज होता है तो बोलो, अरे बोलो, इसके साथ फ्यूज होता है तो क्या होगा, बोलो कौन सा आएगा। अगर ये इसके साथ फ्यूज होता है तो Y प्लस W, और इसके साथ में कौन सा आ जाएगा, Y प्लस W के साथ में ये वाला क्या है YW, तो YW। हमारे पास एक कॉम्बिनेशन, तो फर्स्ट कॉम्बिनेशन ऐसा आ जाएगा, फर्स्ट कॉम्बिनेशन। लेकिन अगर ये इसके साथ फ्यूज होता है, तो इसके साथ फ्यूज होता है तब क्या होगा, तो तब ये होगा Y प्लस W, और नीचे ये आ गया, बना दो। पहले वाले का किस्सा खत्म, सेकंड वाले की बात करो। अगर ये इससे फ्यूज होता तो, अगर इससे फ्यूज होता तो क्या आएगा बोलो, अरे कैपिटल Y कैपिटल W से Y और W प्लस से फ्यूज हो रहा है, YW प्लस फ्यूज हो रहा है, YW प्लस किससे फ्यूज हो रहा है, YW प्लस कैपिटल Y कैपिटल W से, तो YW प्लस कैपिटल Y कैपिटल W, ये थर्ड, ये सेकंड था, ये थर्ड बन गया हमारे पास। और अगर ये लास्ट वाला इससे फ्यूज होता तो क्या होता, तो Y
सॉरी कैपिटल वाई है, वाई डब्ल्यू प्लस, इसके साथ ये ऐसा बन जाता है, ये फोर्थ केस है। तो देखो अब ये कहिए इसके अंदर मिल रहा है फर्स्ट वाई प्लस डब्ल्यू अपॉन वाई, ये रहा फर्स्ट अपने पास, ये इस वाले को फर्स्ट बनाया था हमने, वाई प्लस डब्ल्यू और ये वाई प्लस डब्ल्यू और ये अपने पास सेकंड बन गया था हमारा, ठीक है। और थर्ड वाई डब्ल्यू प्लस और वाई डब्ल्यू ये हमारा बन गया था थर्ड, और ये हमारा फोर्थ। तो ये सब क्यों हुआ, रिजल्ट ही हमारे पास चेंज आ गया। एक्चुअली हमें ये वाइट अकेला मिल गया, वाइट के साथ येलो था, लेकिन ये वाइट अकेला आ गया, ये येलो अकेला आ गया, ये वाइट अकेला आ गया, ये येलो अकेला आ गया। एक बार येलो और वाइट साथ में थे, लेकिन यहाँ पर चेंज रिजल्ट में चेंजेज आ गया कुछ, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ जीन हो गया क्रोमोसोम के अंदर, और एक्सचेंज ऑफ जीन कॉल्ड रिकॉम्बिनेशन। लेकिन थोड़ा सा एक्सचेंज हुआ, छोटा सा सेगमेंट एक्सचेंज हुआ, ज़्यादा एक्सचेंज नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि अब जीन जो दूसरे जो जीन थे उनके बीच फिजिकल कॉन्टेक्ट जो थे वो बहुत ही टाइटली था, जो ब्रेक नहीं हो पाया और जीन एक्सचेंज नहीं होता। जीन के बीच में जो ये फिजिकल लिंक होता है ना, इसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं लिंकेज। लिंकेज क्या है, फिजिकल लिंक बिटवीन टू जीन ऑन ए सेम क्रोमोसोम, है ना, फिजिकल लिंक बिटवीन टू जीन ऑन ए सेम क्रोमोसोम कॉल्ड लिंकेज, ठीक है। तो लिंकेज के कारण हुआ। अब ये तो हमने जो पहला वाला सीन क्रॉस फर्स्ट था उसका देख लिया, अब जो सेकंड वाली चीज़ उसमें देखते हैं। जो हमारे पास क्रॉस सेकंड है उसमें उसका भी एग्जांपल देख लेते हैं। बोलो यहाँ तक किसी को कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट कर लो, यहाँ तक किसी को कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं, इसको तो हटाते हैं, अब सेकंड वाले क्रॉस की बात करेंगे। अब किसकी बात करेंगे, सेकंड वाले क्रॉस की बात करेंगे। यहाँ पर क्या है कि यहाँ पे लिंकेज थोड़ा कम है। देखो यहाँ पर लिंकेज ज़्यादा था, इसलिए रिकॉम्बिनेशन का परसेंट कितना है, 1.3%। जहाँ लिंकेज ज़्यादा होता है तो वहाँ पर पेरेंटल टाइप के जो ज़्यादा कॉम्बिनेशन बनेंगे। लिंकेज ज़्यादा तो पेरेंटल टाइप का कॉम्बिनेशन ज़्यादा बनेगा, और लिंकेज कम है तो पेरेंटल टाइप का कॉम्बिनेशन कम बनेगा। बात समझ में आ रही है क्या, तो पेरेंटल टाइप का कॉम्बिनेशन कम बनेगा। अब सेकंड क्रॉस में देखना, सेकंड वाले क्रॉस के अंदर क्या हो रहा है वो देखो। ये वाला जो है वाइल्ड टाइप में क्या, देखो इसको देखो आप, इसको इस यहाँ पर नॉर्मल में क्या होगा, नॉर्मल है तो हमारे पास देखो ये इसके टू टाइप से गैमेट्स बनेंगे, एक तो कैपिटल डब्ल्यू और कैपिटल एम, और डब्ल्यू प्लस और एम प्लस, टू टाइप्स के गैमेट्स बनेंगे। और इससे भी अगले इससे और इससे भी टू टाइप्स के गैमेट्स बनेंगे, बना दो टू टाइप्स के गैमेट, कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल एम, कैपिटल डब्ल्यू और एम हो गया, ठीक है। और दूसरा गला बना दो, टू टाइप के गैमेट्स। नॉर्मल क्रॉस में क्या होगा, ये इससे फ्यूज हो जाएगा, तो कैपिटल डब्ल्यू एम और कैपिटल डब्ल्यू एम, ये आ गया आपका वन केस, ठीक है। अगर ये इससे फ्यूज होता तो कैपिटल डब्ल्यू एम और ये बन गया, ये हो गया आपका नॉर्मल केस, ठीक है। अब सेकंड वाले के बाद अगर ये इससे फ्यूज होता तो, इससे फ्यूज होता तो क्या होता है, डब्ल्यू प्लस एम प्लस और डब्ल्यू एम, ये थर्ड केस। और अगर ये इससे फ्यूज होता तो डब्ल्यू प्लस एम प्लस, ठीक है। और तो देखो आप यहाँ पर देखो, अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो ये वन डब्ल्यू एम वन ये हो गया हमारे पास। सेकंड की बात करें डब्ल्यू एम और ये सेकंड हमारे पास ये आ गया। थर्ड की बात करें डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू एम, ये थर्ड आ गया, और ये अपने पास फोर्थ आ गया। नॉर्मल केस में इस टाइप का हमें मिलता है रिजल्ट, नॉर्मल केस में हमें रिजल्ट इस टाइप का मिलता है। पर हुआ क्या, यहाँ पे कॉम्बिनेशन रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, रिकॉम्बिनेशन हो रहा है। तो रिकॉम्बिनेशन में क्या हो रहा है, देखो समझना, यहाँ पे जो एक लार्ज अमाउंट है, लार्ज अमाउंट देखो यहाँ पर, देखो ये वाला, इसको हटा देता हूँ एक बार, मैं आपको एक बार क्लियर कर देता हूँ, आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। देखो यहाँ पर समझना, ये वाला जो जीन है ना, यहाँ पे क्या था, इसके बीच में से सेगमेंट, यहाँ से सेगमेंट एक्सचेंज हो गए, क्या हो गया, लार्ज अमाउंट ऑफ सेगमेंट जो है एक्सचेंज हो रहा है। यहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ सेगमेंट एक्सचेंज हो रहा है। तो ये एक्सचेंज होने के कारण क्या हुआ कि ये जो डब्ल्यू प्लस था ना, ये तो पहुँच गया ऊपर, और जो डब्ल्यू था, डब्ल्यू आ गया यहाँ इधर नीचे। और हमारे पास ये न्यू कॉम्बिनेशन मिल रहा है, हमें कौन सा मिल रहा है, न्यू कॉम्बिनेशन मिलेगा। न्यू कॉम्बिनेशन डब्ल्यू प्लस ऊपर पहुँच गया, तो डब्ल्यू प्लस और एम, एक गैमेट तो हमारे पास ऐसा बन जाएगा, और दूसरा गैमेट जो कैसा बन जाएगा, डब्ल्यू नीचे पहुँच गया तो एम प्लस। यहाँ पे टू टाइप के हमें गैमेट्स मिल जाएंगे। कैसे मिल जाएंगे, टू टाइप के गैमेट्स। ये क्यों मिला, ड्यू टू रिकॉम्बिनेशन या ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ जीन, एक्सचेंज ऑफ जीन, है ना, जीन का एक्सचेंज हुआ, उस कारण ये ऐसा बन रहा है। बात समझ आ रही है, जीन का एक्सचेंज होने के कारण इस टाइप का बन रहा है, ठीक है। अब ये टू टाइप के गैमेट बन गए हमारे पास, टू टाइप के गैमेट्स बन गए, और दूसरे वाले के गैमेट्स, इसके अंदर कुछ भी नहीं हो रहा, तो ये गैमेट्स से हम वन, तो डब्ल्यू और एम वाला एक गैमेट्स बन गया, और दूसरा ये वाला बन गया। अब इनका सबका क्रॉस करा दो मेंडल वाला ही। ये अगर इससे फ्यूज होता है तो क्या होता है, तो डब्ल्यू प्लस एम, और इसके साथ में क्या आ जाएगा, दूसरा डब्ल्यू एम, एक
तो पॉसिबिलिटी है ये, ठीक है। और अगर ये इसके साथ फ्यूज होता है तो W प्लस M, और ये दूसरी पॉसिबिलिटी है ये। अब इसकी बार ये इसके साथ फ्यूज होता है तो WM प्लस, ठीक है, WM प्लस और नीचे WM। तीसरी पॉसिबिलिटी है ये और लास्ट में पॉसिबिलिटी है ये। अगर इससे फ्यूज होता है तो WM प्लस, मतलब 1 2 3 और ये 4। तो यहाँ पर देखो 1 W प्लस M और WM, ये आपका हो गया 1। सेकेंड W प्लस M और ये हो गया आपका सेकेंड, ठीक है। थर्ड W प्लस M और ये हो गया आपका थर्ड, और ये आ गया फोर्थ। पर यहाँ पर एक चीज़ एक्चुअली यहाँ पर समझा के मेंडल के रूल्स के अकॉर्डिंग हो रहा है, लेकिन एक्सचेंज ऑफ जीन हो रहा है, रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, और यहाँ एक्सचेंज ऑफ जीन ज़्यादा हो रहा है, रिकॉम्बिनेशन यहाँ पर 37.2% हो रहा है। क्या हो रहा है? 37.2% रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, और 37.2% रिकॉम्बिनेशन के कारण ही यहाँ हमें जो 9331 रेशियो मिलना चाहिए वो 9331 नहीं मिलेगा। क्योंकि वाइट तो आ रहा है लेकिन व्हाइट के साथ कुछ और आ रहा है, जैसा अभी हम पिछली बार देखा है, व्हाइट और येलो, सॉरी येलो एंड व्हाइट के बाद खाली व्हाइट आ रहा है, खाली येलो आ रहा है। क्यों? क्योंकि वहाँ रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, वहाँ रिकॉम्बिनेशन हो रहा है। यहाँ भी चेंज हो रहा है, व्हाइट एंड मिनिएचर से उसमें रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, वैसा नहीं मिल रहा है, मिनिएचर अलग मिल रही है, व्हाइट और व्हाइट वाला अलग मिल रहा है ना। तो ये सारा क्यों हो रहा है? रिकॉम्बिनेशन। तो रिकॉम्बिनेशन क्या है और लिंकेज क्या है, बोलो समझ में आया क्या आप लोगों को? है ना। इसी क्रॉस को यहाँ पे मैंने वापस जो अभी आपको समझाया यही क्रॉस पूरा है यहाँ पे, अभी हमने समझ लिया था। तो मॉर्गन जो है, मॉर्गन ने इस प्रकार इस चीज़ को एक्सपेरिमेंटल पहले तो प्रूव किया क्रोमोसोमल थ्योरी को, और फिर इस क्रोमोसोमल थ्योरी के अंदर लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन भी मॉर्गन ने अपने वर्क से हमें समझा दिया था। तो लिंकेज क्या है? अब देखो यहाँ हम क्लियर कट हम बोल सकते हैं, लिंकेज टू डिस्क्राइब दिस फिजिकल एसोसिएशन ऑफ जीन। लिंकेज मतलब फिजिकल एसोसिएशन ऑफ जीन, एंड रिकॉम्बिनेशन डिस्क्राइब द जनरेशन ऑफ, है ना, क्रोमोसोम, एंड द टर्म रिकॉम्बिनेशन टू डिस्क्राइब द जनरेशन ऑफ नॉन पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन। जनरेशन ऑफ नॉन पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन, एक्सचेंज ऑफ जीन होता है नॉन पेरेंटल, और जब एक्सचेंज ऑफ जीन हो जाएगा तो नॉन पेरेंटल वाले जो अपने पेरेंट जैसे जो लक्षण वाले जो नए ऑफस्प्रिंग नहीं बन रहे हैं, पेरेंट जैसे कैरेक्टर वाले नए ऑफस्प्रिंग नहीं बन रहे, नॉन पेरेंटल कैरेक्टर वाले न्यू ऑफस्प्रिंग बनते हैं, ठीक है। बाद में क्या था, जो मॉर्गन है, मॉर्गन के जो मॉर्गन है ना, मॉर्गन एंड हिज ग्रुप आल्सो फाउंड दैट इवन व्हेन जीन वर ग्रुप ऑन द सेम क्रोमोसोम, जीन वर ग्रुप ऑन द सेम क्रोमोसोम, सम जीन वर वेरी टाइटली लिंक्ड, तो लिंकेज है ना, वाइल अदर वर लूजली लिंक, तो वहाँ रिकॉम्बिनेशन हो जाएगा। लूजली लिंक है तो रिकॉम्बिनेशन हो जाएगा, टाइटली लिंक है तो लिंकेज हो जाएगा, है ना। फॉर एग्जाम्पल हमने देख लिया, एक में 1.3% रिकॉम्बिनेशन हुआ, तो पहला वाला जो दूसरा वाला था उसमें 37.2% रिकॉम्बिनेशन हो रहा था, उसका कारण यही था, है ना। क्यों? क्योंकि एक में तो टाइटली लिंक्ड है तो रिकॉम्बिनेशन, अगर जीन आपस में टाइटली लिंक्ड है तो रिकॉम्बिनेशन बहुत ही कम होगा, और जीन अगर लूजली लिंक्ड है तो रिकॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा होगा, है ना। उसके बाद में जो है ना क्या किया था मॉर्गन जो है ना, मॉर्गन का स्टूडेंट था अल्फ्रेड स्टीवेंट, उसने जो है इस रिकॉम्बिनेशन के बेस पे क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन है उसका मैप बनाया, है ना। तो इस और अब जो ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो पढ़ेंगे ना हम आगे, तो इस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के अंदर इसी रिकॉम्बिनेशन का यूज़ करके जो क्रोमोसोम के ऊपर जीन का मैप बनाते हैं, उस जीन का मैप बनाते हैं। अच्छा सुनो, एक चीज़ ध्यान रखना, देखो भाई मैं तुम लोगों को मेहनत करके एक एक चीज़ अच्छे से समझा रहा हूँ, राइट। जब एक एक चीज़ अच्छे से समझा रहा हूँ तो आप लोगों का भी एक ड्यूटी बनती है, मॉरल ड्यूटी बनती है कि कुछ ऐसे बच्चे जिनके पास, अरे ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको कोचिंग पढ़नी है, उनके पास टीचर अवेलेबल नहीं होते। कुछ गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं जिनके पास फुल ईयर तक, पूरे साल तक, पूरे ईयर तक जो है बायो का टीचर नहीं आता, या किसी के टीचर का कुछ समझ में नहीं आता, या किसी को कोचिंग करनी है। तो ऐसे जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं ना, नीचे शेयर बटन है, शेयर पे क्लिक करो, उनको मेरा इस वीडियो के, मेरा चैनल का, मेरे वीडियो का लिंक भेज दो। मैं हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, 12th 10th BSc सबको पढ़ा रहा हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा हूँ, और पूरा सिलेबस करवा रहा हूँ। तो उन लोगों को ये लिंक शेयर कर दो, उनके साथ अपना स्टेटस लगा दो, और अपने ग्रुप का जितने भी ग्रुप है उसके अंदर भी लिंक भेज दो। उससे क्या होगा, जो ज़रूरतमंद होगा उस तक ये मेरा वीडियो पहुंच जाएगा। अरे ज़रूरतमंद की मदद करना अच्छी बात है ना, आप लोगों को दुआ देंगे वो लोग, उनके मम्मी पापा, वो कह रहे यार हमें हमारे बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग करवाई। भाई जंगल में मोर नाचा किसने देखा? मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आपको पता है, लेकिन उन तक तो आप भेजोगे तब पहुँचेगा भाई सर पढ़ा रहे हैं और तुम भी पढ़ लो, ठीक है। और हाँ फिर बता रहा हूँ, हमारा वीडियो आने का टाइम फिक्स नहीं है, तो आप लोग क्या करोगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि जब भी वीडियो आए उसको 30 मिनट्स बिफोर आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। जो भी काम करो काम फिनिश करो और लेक्चर लो। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।